हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, जैसा कि कल हम बताए थे कि अब क्लास आपका पाठ शुरू होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को हम दे दिए थे और आज से हम आपके क्लास की जो निर्धारित जो पुस्तक है उसके पाठ को शुरू करेंगे। तो बताए थे कि गद्य गरिमा और का जो है एक काव्यांजलि है। तो सर्वप्रथम हम गद्य गरिमा से शुरू करेंगे और उसमें पहला पाठ आपका है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं वासुदेव शरण अग्रवाल के विषय में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर पाठ विषय पर चर्चा होगी। बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, शायद डीलिट के विषय में नहीं आप जानते हैं, उसका फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये होता है, आप लोगों के साथ दिक्कत आती है। वासुदेव अग्रवाल जी हिंदी के एक प्रकांड विद्वान थे। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। इनकी जो साहित्यिक सेवाएं थी, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक पद पर कार्य किए। इसके उपरांत राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अध्यक्ष पद पर भी रहे कुछ समय तक। कुछ समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के भी ज्ञाता थे। ये अपने जीवन में जो प्रमुख पुस्तक लिखी वह इस प्रकार से है: निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, माता भूमि। ऐसे तो और भी ये लिखे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट की पुस्तक है जो प्रायः परीक्षा में पूछी जाती है। यह संपादन भी किए हैं। पाली और प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किए हैं। इनकी भाषा शैली पांडित्यपूर्ण शैली के अतिरिक्त सहज प्रभावपूर्ण इनकी शैली थी। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली थी। इस प्रकार से इनके निबंध जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। एक अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे विद्वान टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं। वह अपनी मौलिकता और विचारशीलता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। बच्चों, इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय था। आप लोग घर पर इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि यह पाठ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायः इस पाठ से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का हमारा आकार क्या है? हमारा भारत एक राष्ट्र है।
उसका क्या आकार है। यह यद्यपि आप लोगों के पास शायद अभी पुस्तक उपलब्ध न हो, मैं PDF आपको भेज चुका हूँ। उसके माध्यम से हो सकता है कुछ बच्चे जो जुड़े हैं वो देख भी रहे हों, लेकिन जिसके पास पुस्तक नहीं है वह सुने। फिर हम एक बार पुनः कोशिश करेंगे कि इसका PDF बनाकर आपको भेज दें, जिससे आप सुचारू रूप से आपकी शिक्षा आप ग्रहण कर सकें। तो पहला पैराग्राफ जो है वह आप लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर हम उसका जो भी व्याख्या होगी मैं कर रहा हूँ। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। बेटा ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से आप संदर्भ आप लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। इसमें इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने का बल दिया है। भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। जैसा कि है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवताओं ने किया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। यह हमारे सबसे मानव को अपने जन्मभूमि, अपने जो हमारी भारत माता है, इसकी भूमि के प्रति हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह उत्तरदायित्व रहे, इसका रूप विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहे। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए बच्चों, आपका जब क्वेश्चन पेपर में जो आता है उसमें अंडरलाइन करके कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं छोटे छोटे। जो अंडरलाइन किया रहता है उसी की व्याख्या आपको करनी पड़ती है। अब अंडरलाइन का जो पोर्शन है आपको PDF के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ, पूरे का व्याख्या अब नहीं करना होता है। जहाँ तक अंडरलाइन किया रहता है उसी की व्याख्या पूछी जाती है। जैसे उदाहरण में आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। रेखांकित जो वही अंडरलाइन में कहा और रेखांकित है उसकी की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अब इसमें है कि इस पंक्ति का आपसे आशय कि इसका क्या आशय है। अगला इसका केंद्रीय भाव, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल आइडिया आप लोग कहते हैं, कविता के क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय भाव क्या है, इसके अंदर क्या है, ये सब सारी चीज़ें, जैसे पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, ये सब ऐसी चीज़ें आ सकती है। इसका क्रमबद्ध तरीके से यदि उत्तर देखा जाए तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि यह गद्यांश साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित है।
अराष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्गीत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ये आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं। और जो अंडरलाइन की जो है उसकी आपको व्याख्या जैसे मैंने बताया करनी है। गद्यांश का केंद्रीय भाव आपको यदि उसमें जैसा मैं बताया पूछा गया है, उसमें आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अनंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। यदि देवताओं के द्वारा पृथ्वी या मानव जाति का क्या कर्तव्य है उसके प्रति यह भी आप कह सकते हैं। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। और पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है? इसका आंसर होगा पृथ्वी के प्रति हमारा धर्म यह है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसकी उपयोगिता महिमा भली भांति पहचानें। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आता है उसका उत्तर इसी ढंग से होता है। अब सारे जो पैराग्राफ हैं उसका व्याख्या नहीं करना होता है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, सारा मार्क्स उसी के अनुसार उसमें निर्धारित रहता है, बटा रहता है। यदि एक गलत भी हो जाता है तो ये तो उस पर 0 हो जाएगा, लेकिन जो सही है उस पर 1 नंबर आधा नंबर आपको मिलता चला जाता है। इस कड़ी में दूसरा पैराग्राफ जो है उसको हम शुरू करते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनकी कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। बच्चों, हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए। यहाँ पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगले प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कहा गया है, लेखक कहता है कि विभिन्न प्रकार के धातुएं जो पोषित हैं, हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियाँ दिन रात बहती चलती जाती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। धरती के विस्तृत व सस्थल पर बहने वाले नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश की इसी भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। जानते हैं, पृथ्वी के भीतर पत्थर मिट्टी पत्थर से पृथ्वी तो बना ही है। इसमें पृथ्वी की गर्भ से उसी पत्थर को कुशल मूर्तिकार निकालता है और मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार की ऐसी विधाओं से उसे परिपूर्ण कर देता है कि लगता है कि वह जीवंत हो उठी है। ये पत्थर पड़ा रहता है बेटा, लेकिन जब शिल्पकार शिल्पी जब अपने करीने सजाकर बनाता है तो वह जीवंत प्रतीत होने लगता है। यह आगे यहाँ पर जो कहा गया है कि तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती हुई अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक। कहते हैं कि देखिए, पत्थर निर्जीव हैं, सजीवों का ध्यान तो देना पड़ता है, लेकिन निर्जीव जो हैं उसका भी अपमान नहीं करना पड़ता है। आज शिल्पकार के हाथों का आसपास पाकर पत्थर भी सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। वही पत्थर सूर्य की धूप में जब अपनी चमक बिखेरते रहते हैं, किंतु जब पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उसमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृत की रचना कर देते हैं
तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा करता है। इस प्रकार से इस दूसरे पैराग्राफ में लेखक यही बताता है, इसमें भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन वही गद्यांश की पाठ, लेखक का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है, जैसा कि अभी अभी हम आपको संदर्भ बताए हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये अभी अभी हम बताए हैं। इसमें भी ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी आपको, जहाँ तक रहेगा उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन इसमें भी, जैसे धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़कर लिखना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण बताया। अब जैसे धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए हुए है। पृथ्वी के देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। ये पृथ्वी की शोभा है। तो इस प्रकार से जो आजकल का नया पैटर्न है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आएगा और आप लोगों को इसी प्रकार से उत्तर देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अभी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसको दृष्टिगत करते हुए हम सोच रहे हैं कि अपने पास से एक PDF आपको पुनः भेजे हैं। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, न पहुंचा हो, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं और आप लोगों से एक बार पुनः यह कोशिश करते हैं कि आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में, वह जुड़ जाएं। और जो भी आपको समस्या हो, एक बार पुनः आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। केवल इस ग्रुप में पढ़ाई की ही बात होगी। अन्य लोग जो बात करते हैं, इसमें किसी भी बात के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल यह शिक्षा के लिए है, आपके जीवन बनाने के लिए है। आपको जो समय आपका बर्बाद हो रहा है उसके उपयोग के लिए है। यह हम आज आपको इतना केवल बताकर छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अभी यह सभी लोगों के पास हो सकता है कि ये उपलब्ध न हो। तो एक पैटर्न हम बना दिए, आप लोगों के पास यदि किसी तरह से उपलब्ध हो तो आप इस निबंध को आप पढ़ते रहिए। हम एक एक पैराग्राफ करके आपको बताते रहेंगे। आज हम क्लास इतना, आप लोगों को इसको पढ़कर जो गद्य पोर्शन है इसके आंसर को अपने ढंग से लिखना है, अपने ढंग से देखना है। यदि कहीं दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, आप हमसे पूछ लें। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि जो भी दिक्कत आपकी है उसका समाधान हो सके। इसी के साथ मैं आज आपके ऑनलाइन क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन पुनः फिर 8 बजे आपके सामने में उपस्थित होकर ऑनलाइन क्लास को मैं चलाऊँगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ने की कोशिश करें और यथासंभव जो भी हो सके वो पूछने का कष्ट करें। धन्यवाद।